जबलपुर समेत महाकौशल क्षेत्र में औद्योगिक विकास गति प्रदान करने के लिए जबलपुर के कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में 20 जुलाई को आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों का निरीक्षण प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोक निर्माण मंत्री को तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से महाकौशल क्षेत्र की उन्नति के द्वार खुलेंगे और रोजगार भी जनरेट होगा। और ये कॉन्क्लेव प्रदेश की दूसरी कॉन्क्लेव है, लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि आने वाले दिनों में ग्लोबल समिट के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके बाद औद्योगिक विकास की गति तेज हो सकेगी एवं युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। और कल जबलपुर में ये रीजनल इन्वेस्टर मीट हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक अत्यंत सकारात्मक पहल है जो सार्थक सिद्ध होने वाली है। जबलपुर के साथ साथ पूरे महाकौशल और प्रदेश में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में MOU होंगे जो मध्य प्रदेश को औद्योगिकरण की दृष्टि से बहुत आगे लेकर जाएंगे। बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स आएंगे, बायर सेलर्स मीटिंग्स भी होंगी, 1-to-1 माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उद्योगपतियों की चर्चा भी होगी, MOU भी होंगे। जबलपुर के साथ साथ महाकौशल और मध्य प्रदेश की जो ताकत है, जहां औद्योगिक निवेश हो सकता है, वो सब भी ठीक तरीके से उन सभी निवेशकों के सामने रखे जाने वाले हैं। और बहुत अच्छी तैयारियां यहां पर हुई हैं, आज आपने भी साथ में देखा है। देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल इन्वेस्टर मीट के दिन पर भर फोकस नहीं किया, बल्कि पोस्ट इन्वेस्टर मीट भी उन सभी के साथ में लगातार चर्चा हो, मॉनिटरिंग हो, जिनके MOU हो रहे हैं उनको किसी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए CIC में वॉल पेंटिंग और रंगोली पेंटिंग के साथ ही अन्य सजावट की गई और साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नगर निगम की भवन शाखा और फायर ब्रिगेड ने संयुक्त रूप से सर्वे करके एक रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO को सौंपी है, जिसमें कई खामियां हैं। 90 हॉस्पिटल्स वाली इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर CMHO द्वारा निजी हॉस्पिटल संचालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। IMA के सदस्यों का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट में कई खामियां उजागर हो रही हैं, लिहाजा IMA और मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन मिलकर 15 अगस्त से आंदोलन शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। एक तरह से पूरे के पूरी कम्युनिटी को बहुत ही परेशान करके रख दिया है और डॉक्टर्स जो कि लगभग 75% जो चिकित्सा का काम है वो डॉक्टरों के द्वारा होता है और 25% गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के द्वारा होता है। इसमें जो आज डॉक्टर्स आए हुए थे, इनके सबके हॉस्पिटल्स NABH मिलता ही तब है जब सारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है कोई हॉस्पिटल। तो ये जो नोटिस है इसको निश्चित रूप से वापस लेना चाहिए। 15 अगस्त को हम सब फिर से इकट्ठे होंगे। अगर उसके पहले ही नोटिस वापस नहीं लिया जाता है तो फिर आगे की जो किस तरह से हम लोग को कार्रवाई करना, किस तरह से हम लोग को आंदोलन वगैरह करना, उसका निर्णय लिया जाए। बहरहाल चर्चा इस बात की है कि नोटिस जारी होने के बाद निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा है। अब हॉस्पिटल संचालकों की लड़ाई लड़ने IMA सामने आ गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मानकरबाई कॉलेज में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे मध्य प्रदेश कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी एवं स्थायी कर्मचारी श्रमिक महासंघ के सदस्यों ने नियमितीकरण और भुगतान उपस्थिति पत्रक पर तत्काल रोक लगाने एवं उनकी हाजिरी रजिस्टर के माध्यम से दर्ज करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार इन मांगों को लेकर आंदोलन किया गया, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई, लिहाजा कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और इस बार भी यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो कॉलेज में तालाबंदी करने के साथ ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जिससे हम आपके हम भी अच्छे किया गया कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा लगातार कर्मचारियों के हितों में निर्णय पारित करे जा रहे हैं।
और उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश पारित कहा है कि शासकीय महाविद्यालयों की भिन्न भिन्न निधियों में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको स्थायी कर्मी उसी निधि से किया जाना है, जिस विषय पर अनेकों बार प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया जा चुका, उस पर समितियां भी बन चुकी, लेकिन उसका परिणाम शून्य मिल रहा है। तो हमने प्राचार्य महोदय को लगभग एक हफ्ते पूर्व 2 पत्र और दे चुके, जिसमें यह किया था कि यदि 18 तारीख तक हमारी मांगों पर किसी प्रकार का निराकरण नहीं निकल रहा है तो 18 तारीख को हम एक सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी संगठन ने 22 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना गढ़ा थाना अंतर्गत चुंगी चौकी क्षेत्र की है। मारपीट में घायल हुए युवक को उनके परिजनों ने मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों का आरोप है कि दीनू और सोनू ने गणपत को घर बुलाकर मारपीट की और घायल अवस्था में उसे रोड पर फेंक दिया। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर गणपत को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गणपत बर्मन के पैर में गंभीर चोट आई है। दिन्नू ने मारा है, उसके भाई सोमू ने मारा है, उसकी माँ ने मारा है। उन लोगों का पुराना कोई विवाद रहा होगा तो इसी पे से उन लोगों ने बुलाया है और प्लानिंग के साथ उनकी पहले से प्लानिंग थी, तो उन लोगों ने बुलाया है घर पे और धोखे से मारा, धोखे से बुला के मारा है घर पे। किस चीज़ से मारा? सब्बल से मारा है और राड से मारा है। तो पूरा घटनाक्रम कहाँ का है? एक चुंगी चौकी कानी हाउस के पास। थाना कौन सा? गढ़ापुरवा में रहने वाले गणपत के साथ हुई मारपीट की शिकायत उसके परिजनों ने गढ़ा थाने में की है। पैरामेडिकल काउंसिल से बिना मान्यता लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016 से वेकेशन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स संचालित किया जा रहा था और मान्यता नहीं होने के कारण कोर्स को कर चुके छात्रों को अब किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी नहीं मिल रही है और न ही सरकारी नौकरियों में पात्रता मिल रही है, जिसके चलते आज सैकड़ों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। ये आरोप लगाते हुए महाकौशल लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में मौन धरना देकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 3 वर्षीय कोर्स में छात्र छात्राओं ने लाखों रुपए गंवाए एवं कड़ी मेहनत कर डिग्री तो ले ली, लेकिन उन्हें अब नौकरी नहीं मिल रही है। विश्वविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जो कि निंदनीय है। 2016 से जो कोर्स संचालित हो रहा है, इसकी मान्यता प्राप्त ना होने से ये छात्रों को यह दुष्प्रभाव हो रहा है कि इनको मान्यता ना प्राप्त होने से ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट ये फॉर्म भर पा रहे हैं और ना प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये काम इनको मिल पा रहा है, क्योंकि पैरामेडिकल काउंसिल के बिना मान्यता के किसी को भी काम नहीं मिल पाएगा। छात्रों ने बहुत सारा पैसा लगाया अपनी शिक्षा के लिए, आज वे बेरोजगार बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ कुल सचिव, कुलपति और बड़े बड़े अधिकारियों की लापरवाही कारण। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने विश्वविद्यालय में 1 घंटे का मौन धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा है। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े से संबंधित मामले में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी एवं जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एमपी नर्सिंग काउंसिल द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर प्रदेश की नर्सिंग संस्थानों हेतु सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों एवं नियमों के आधार पर मान्यता प्रक्रिया शुरू करने एवं नर्सिंग शिक्षा में सुधार करने एवं एकरूपता तथा पारदर्शिता लाने हेतु समस्त नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग कोर्सों में पाठ्यक्रमों में प्रवेश एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एवं केंद्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से करने की अनुमति कोर्ट से मांगी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से भी इस मामले में सहमति व्यक्त करते हुए कोर्ट से आग्रह किया गया है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंड के आधार पर ही मान्यता प्रक्रिया होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों एवं नियमों के आधार पर सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने, नर्सिंग कोर्सों में पाठ्यक्रमों में प्रवेश, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एवं केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से करने और मान्यता के पूर्व सभी का निरीक्षण करने की इजाजत दे दी है। सुनवाई के दौरान अनसुटेबल एवं डेफिशिएंट कॉलेज में अध्ययनरत कई छात्रों द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर यह आग्रह किया गया है कि मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जा रही सत्र 2021-22 की परीक्षाओं में उन्हें एनरोलमेंट जारी नहीं किया जा रहा है, ना ही परीक्षा में शामिल किया जा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से अगली तिथि तक जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
नगर निगम जबलपुर के लिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नगर निगम जबलपुर को वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेस्ट परफॉर्मेंस बिग सिटीज स्पार्क में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार मंत्रालय द्वारा नगर निगम के आयुक्त प्रीति यादव को मंच पर बुलाकर प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अभिभावकों को पढ़ने के लिए कह सकते हैं यहाँ पे। जबलपुर जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों में रूम टू रीड योजना के तहत आदर्श बाल मित्र पुस्तकालय स्थापित किए जाना है ताकि विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित हो सके। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रत्येक स्कूल को पुस्तक भी प्रदान की जाएगी। योजना को भलीभांति लागू करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में जन शिक्षकों एवं बीआरसी को ट्रेनिंग दी जा रही है। भोपाल से आए विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आदर्श बाल मित्र पुस्तकालय किस तरह से विकसित और संचालित करना है, साथ ही इस योजना की क्रियान्वयन को लेकर क्या क्या नियम और निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। काम हुआ है उसको हम कैसे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे सामुदायिक कार्यक्रम बच्चों को सीखने की उपलब्धियाँ, जो भी बच्चे लर्न कर रहे हैं, आपके 2 के बच्चे 1 के बच्चे। हमारे जिले में जितने भी प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय हैं, सब जगह पुस्तकालय पहले से संचालित है। उन विद्यालयों में अब वो इफेक्टिव रूप से कैसे ये पुस्तकालय संचालित है, उस संबंध में आज ओरिएंटेशन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को राज्य शिक्षा केंद्र से गत 3-4 वर्षों से पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। उन पुस्तकों का बच्चों को पढ़ने की रुचि जागृत हो, शिक्षक उसमें विधिवत ध्यान दें, उसके लिए ये प्रशिक्षण। रूम टू रीड योजना को लेकर शिक्षकों में भी उत्साह की लहर है। उनका मानना है कि किताबें पढ़ने की आदत विकसित होने से नई पीढ़ी को कई लाभ मिलेंगे, उनकी याददाश्त भी बढ़ेगी और जानकारियों में भी इजाफा होगा। पश्चिम मध्य रेल के रेल सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में होने वाली बाल तस्करी और बच्चों के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। ऐसे में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी स्कूली छात्र छात्राओं के बीच पहुंचकर उन्हें भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में रेल सुरक्षा बल के अधिकारी कर्मचारियों ने रेलवे स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बच्चों को बाल अपराध, मानव तस्करी जैसे अपराधों की जानकारी दी गई और ऐसे अपराधों से बचने के लिए छात्र कैसे जागरूक रहें, इसके उपाय बताए गए। ट्रेन से सफर कर रहे हैं या बस से सफर कर रहे हैं तो चलती ट्रेन में कभी नहीं चढ़ना है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गया तब उसके अंदर जाना है। महिला कल्याण संगठन जबलपुर संभाग के द्वारा संचालित और यहाँ 1100 बच्चे करीब पढ़ते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा ही कंसर्न रहते हैं और इसी को लेकर आज ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, निश्चित ही बच्चों से इसको बहुत फ़ायदा मिला है और जागरूकता मिली है। इसमें कि सभी बच्चों को बताया कि आपको क्या क्या सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्कूल आते समय और जाते समय जब भी स्कूल से छुट्टी होती है तो कोई भी अपरिचित व्यक्ति से दिया हुआ खाद्य पदार्थ को ना लें, क्योंकि उसमें जहर और नशाखोरी का हो सकता है। उसका और आप शिकार बन सकते हैं, आपकी जान जा सकती है, आपको किडनैपिंग करके आपको तस्कर करके आपको बेच देंगे। इसके बारे में हम सभी बच्चों को आज जागरूक किए। इस दौरान स्कूली बच्चों को रेलवे स्टेशन ले जाकर ट्रेनों में चढ़ने उतरने के साथ ही किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ भी खाने पीने का सामान लेने से बचने की जानकारी भी दी गई और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। औद्योगिक क्षेत्र कंचनपुर आधारताल के स्क्रैप गोदाम में गुरुवार को हुए विस्फोट के मामले की जांच शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। घटनास्थल पर शुक्रवार को बीडीएस की टीम ने सर्चिंग का काम जारी रखा। इस दौरान गोदाम से एन्यूमिशन के बॉक्स और अन्य सामग्री को बाहर निकाला गया और बीडीएस की टीम ने यहां सर्चिंग की। पुलिस फैक्ट्री संचालकों कपिल जैन और उसके भाई सुनील जैन को गोदाम लेकर पहुंची थी। इनकी मौजूदगी में पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन भी किया। पुलिस ने इस घटना के बाद आधारताल थाने में फैक्ट्री और गोदाम मालिक कपिल जैन और उसके भाई सुनील जैन के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने दोनों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। एएसपी सोनाली दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोट की घटना की पुख्ता वजह अब तक सामने नहीं आई है, जबकि जाँच में ये तथ्य जरूर सामने आए हैं कि फैक्ट्री और गोदाम मालिकों
मालिकों ने घटना के बाद सीसीटीवी वीडियो फुटेज को डिलीट किया, जिसकी रिकवरी के लिए डीवीआर को जब्त कर ई फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इधर घटना के बाद घायल कर्मचारी को भी 1 घंटे तक इलाज के लिए अस्पताल नहीं भेजा गया। ये बात भी पुलिस की जांच में सामने आई है। पुलिस ने फैक्ट्री और गोदाम के मालिकों से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं, इनकी जांच भी की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा उद्योग विभाग से भी गोदाम और फैक्ट्री के संचालन से संबंधित सभी जानकारी मांगी गई है। घटना में अभी जो है वो किसी भी तरह की एक्सप्लोजिव ब्लास्ट की पुष्टि जो नहीं की गई है। घटना के कारणों का जो है वो पुलिस पता लगा रही है। घटनास्थल को देखने पर, जैसा कि आप सब लोग भी वहाँ मीडिया के लोग पहुँचे थे, जो घटनास्थल है उसमें जो टीन शेड है या आसपास जो दीवारें हैं उस पर कोई इम्पैक्ट जो है वो है नहीं। इसको देखकर अभी जो है इसलिए ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये घटना किस तरह की हुई होगी। मृतक जो है उसको पोस्टमार्टम कराकर जो है वो उसके परिजनों को दिया गया है। इस घटना में राजा चौधरी नामक एक मृतक था, गेंदालाल चौधरी उनके पिता का नाम है, जो घमापुर थाने के अंतर्गत रहने वाले थे और इनकी डेथ जो है हुई है। और घटना में जो है अन्य तथ्यों की हम जांच कर रहे हैं, देखने की प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ क्या हुआ था। जी, इस घटना का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम घटनास्थल पर पहुँचे पुलिस, तो जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जो उनके ऊपर एक संदेह को उत्पन्न करता है। दूसरा, इम्पॉर्टेंटली जिस व्यक्ति का ऑन स्पॉट डेथ हुआ है उस व्यक्ति को भी इनका ये कहना है कि ये इलाज के लिए ले जा रहे थे, परंतु 1 घंटे से ज़्यादा तक वो लोग अस्पताल नहीं पहुँचे थे। ये भी एक बात जो है पुलिस अभी देख रही है कि वो लोग उस परिजन और उसके परिवार को बिना बताए उसकी बॉडी को कहाँ और क्या कर रहे थे ले जाकर। सीसीटीवी के बारे में भी हमने जब देखा तो जो फैक्ट्री है उसमें हर जगह पर जो है उनके सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, परंतु जो डीवीआर है उसमें कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है। इसके संबंध में उनसे पूछा गया है और हमारे यहाँ EFSL एक संस्था है जहाँ पर रिट्रीव किए जा सकते हैं इस तरह के मैसेज डिलीट होने के बाद भी, वहाँ पर डीवीआर को भेजकर उसकी जाँच करवा रहे हैं। खास बात यह है कि घटना को 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अब तक विस्फोट की वजह का पता न चल पाना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्रेन लाद के ले जा रहा था ये, है ना। रीवा जयपुर नागपुर हाईवे पर पनागर बाईपास के बमनौदा में तड़के 4 बजे के आसपास कटनी की ओर से आ रहा एक ट्रक हाईवे पर खड़े एक अन्य ट्रक से पीछे से टकरा गया। इस टक्कर के बाद कटनी की ओर से आ रहे ट्रक के केबिन में भीषण आग लग गई। इस घटना में ट्रक के चालक परिचालक जिंदा जल गए। हादसे की खबर लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया गया। बताया जाता है कि जो ट्रक खड़े ट्रक से टकराया उसके केबिन में छोटा सिलेंडर रखा था। ट्रक जब खड़े ट्रक से टकराया तो गैस सिलेंडर में आग भड़की, जिससे ट्रक के केबिन में आग लग गई और चालक परिचालक को बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक में सवार चालक और परिचालक ट्रक के केबिन में ही जिंदा जल गए और दोनों के शव ट्रक में फंस गए, जिसे पुलिस ने आग के बुझाने के बाद गैस कटर की सहायता से ट्रक के अगले हिस्से को काटकर बाहर निकाला, लेकिन शव पूरी तरह जल जाने के कारण दोनों शवों की पहचान नहीं हो सकी। ऐसे में मृतकों की पहचान करने के लिए पुलिस अब DNA टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। थाना पनागर के अंतर्गत हाईवे पे जो है कटनी से आ रहा एक ट्रक जो था वो एक पुराना खराब ट्रक खड़ा हुआ था। उस ट्रक में जो है उसने अपना तेज़ गति से जाकर गाड़ी टकरा दिया है, जिसके कारण जो है वो ट्रक में जो ड्राइवर था और उसके साथ एक जो अन्य व्यक्ति था, दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। चूँकि दोनों की बॉडी जो है वो ट्रक में फंस गई है, इसलिए गैस कटर बुलाकर उसको बॉडियों को जो है निकालने का प्रयास पुलिस वहाँ पर कर रही है। हाँ, जब गाड़ी तेज़ गति से आकर खड़े ट्रक में घुसी थी तो उस टक्कर के कारण वहाँ पर आग लग गई थी। कहाँ से कहाँ जा रही थी मैम, कहाँ जा रही थी? अभी जो ट्रक में चूँकि स्पॉट पर ड्राइवर जो था उसकी डेथ हो गई है, इसलिए इस घटना के संबंध में अभी उसका नाम और बाकी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई है। गाड़ी के मालिक से जो हम प्रयास कर रहे हैं। प्रारंभिक पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि जिस ट्रक के टक्कर के बाद आग लगी वह प्रयागराज से कटनी होते हुए जबलपुर से महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। पुलिस ने ट्रक मालिक से संपर्क किया है, जिसके भी जल्द ही जबलपुर पहुंचने की बात कही जा रही है। जांच में ये बात सामने आई है कि ट्रक को प्रयागराज निवासी 50 वर्षीय शिव कुमार पटेल चला रहे थे और उनके साथ परिचालक के तौर पर उनका 18 वर्षीय पुत्र पीयूष पटेल ट्रक में सवार था।
पुलिस ने इनके परिजनों को भी खबर दी है, लेकिन पुलिस को मृतकों के शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक दोनों की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पुलिस शवों के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं बता सकती। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में अब मरीजों के उपचार के लिए पर्ची काटना बंद हो गई है। उसके स्थान पर अब मोबाइल ऐप के जरिए उपचार किया जा रहा है। लेकिन इस नई व्यवस्था से उन गरीब मरीजों को परेशानी हो रही है जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल पहुंचकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा पुरानी व्यवस्था ही बहाल की जाए ताकि गरीब मरीजों की तकलीफ कम हो सके। किसी को चक्कर है, किसी को चक्कर आ रहा है, आप लाइन में खड़ा हो, जैसे होता है ना, आपका हो सकता है कि किसी और पे फोकस, हमारा किसी और पे फोकस। पहले जिला चिकित्सालय में एक पर्ची कटती थी और तत्काल जो मरीज है ओपीडी पहुंच जाता था, डॉक्टर उसको देखता था, दवाई देता था, जो भी स्थिति होती थी एडमिट का होता था तो एडमिट करती। अब उस प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया गया। अमूमन जिला चिकित्सालय में वह वर्ग आता है जो रोज़ कमाने खाने वाला होता है, गरीब, रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग, घरों में काम करने वाली हमारी दीदियाँ, सब्जी बेचने वाले लोग, ये अमूमन ये लोग खैराती अस्पताल बोला जाता है, जो शुद्ध भाषा में सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। अब उस वर्ग के व्यक्ति को आप एक स्मार्ट मोबाइल में उम्मीद करते हो कि वो लिंक ओपन करे, फिर उसको ऐप डाउनलोड करे, फिर ऐप में OTP आएगा, फिर OTP वो एक खिड़की पे देगा, फिर उस खिड़की पे एक टोकन बनेगा, फिर टोकन लेके उसको दूसरी खिड़की में जाना है जहाँ एक पहले से 150 जन की लाइन लगी हुई है, 151वां व्यक्ति वो रहेगा, 2 घंटे उसको वहाँ बिताना है। ये 3 घंटे की प्रक्रिया कर दी गई है जो पहले मात्र 5 या 10 मिनट की होती थी। और जिस 3 घंटे की प्रक्रिया से उस व्यक्ति को गुजरना है वहाँ का हाल आपने देखा, वहाँ एक पंखा तक नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर जानवरों जैसे कम से कम 1000-1500 आदमी वहाँ पर लाइन में लगा हुआ है। इस प्रक्रिया को आप करें, मगर आपने इस प्रक्रिया का जो क्रम रखा है वो गलत रखा है। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया कि IHIP यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म तैयार करने के आदेश केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। लिहाजा इसी आदेश के चलते नई व्यवस्था लागू की गई है। जिन मरीजों के पास मोबाइल नहीं है उन्हें मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस किया जा रहा है ये जान बचाने के लिए किया जा रहा है। ये बात मैं मानता हूँ कि ऐसा करने में थोड़ी सी देर होती है, लेकिन क्या है कि जब देर से किसी का भला हो रहा तो थोड़ी देर भी अच्छी है। अभी हम ये इनिशियली कर रहे हैं, बाद में जैसे जैसे इन लोग का डेटा होता जाएगा तो इतनी देर भी नहीं लगेगी। दूसरा, उनका ये कहना था कि वहाँ पे गर्मी है, तो ये बात सही है कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस है मौसम में, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और इसके लिए हम लोग जो हैं एक फ़ैन भी लगाने की सोच रहे हैं और एक बड़ा वाला कूलर भी लगा देंगे ताकि लोगों को जो है गर्मी से निजात मिले। तीसरा, उनका ये कहना था पानी का, तो पानी का थोड़ा सा दूर है, OPD के है, उसको बीच में ला के रख देंगे तो OPD के लिए भी हो जाएगा और इनके लिए भी हो जाएगा, तो पानी का भी की भी समस्या हम सॉल्व कर देंगे। अब बात बची थी ये कि इनका ये कहना था कि पहले वो पर्ची बनवाए बाद में स्कैनिंग हो, तो वो थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा। बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो ही, ठीक है। जिनके पास मोबाइल नहीं है उसके लिए हमने 2 ऐसे लोग हैं जो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, जो उनका डेटा देते हैं और उनको OTP आता है और उनको लेकर, तो हमने 2 लोग अलग से लगा के रखे। बहरहाल केंद्र सरकार की मंशा और योजना की जानकारी आम जनमानस को नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति बन रही है। योजना की जानकारी लोगों को हो जाए तो मुश्किलें भी कम होगी और योजना को भी गति मिलेगी।